देखिए आपका सीआरपीसी में ये पहला विचारण आपका चल रहा था, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल, यानी कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारण। फिर एक बार 2 मिनट भूमिका बांधिए, तब इसके आगे बढ़ा जाए। आपको ये बताया गया था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है वह भिन्न भिन्न मामलों में 3 प्रक्रिया अपनाता है, और कोई नहीं, बस कोर्ट ऑफ सेशन ही है। आपका 3 प्रक्रिया, पहला आपका जो मामला कमिट किया गया है या सुपुर्द किया गया है सेक्शन 209 के तहत, उसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन प्रक्रिया अपनाता है वह 225 से लेकर 200 आपका 36 तक, यानी कि 225 से लेकर 226 तक, 236 भाई। और इसमें आपका ये रेगुलर ट्रायल की प्रक्रिया कही जाती है। दूसरा आपका 199 दो वाले मामले बताए गए थे, जिसमें प्रक्रिया दी गई है 1237 में। तीसरा आपका बताया गया था मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में। पिछली बार आपका जो कल टेस्ट हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि फॉल्स एविडेंस देने के मामले में, बैठिए भाई, फॉल्स एविडेंस देने के मामले में कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की कौन प्रक्रिया अपनाता है। तो 344 में बताया गया था कौन सी प्रक्रिया, समरी ट्रायल, यानी कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। और संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक दी गई है, तो अध्याय आपका 21 में दिया गया है, 21 में, और सेक्शन 260 से लेकर 265। ये कब सत्र न्यायालय अपनाता है, जब फॉल्स एविडेंस देने का मामला हो। ये किस सेक्शन में दिया गया है सीआरपीसी के, तो 344, यानी कि 344। नियमित विचारण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। फिर एक बार देखिए 225 में आपका कह सकते हैं कि जो लोक अभियोजक होगा वह मामले का को हैंडल करेगा। फिर 226 लोक अभियोजक अपनी बातें रखेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किन साक्ष्यों द्वारा आपका साबित करेगा। 227 डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज जरूर याद रखिएगा, सेक्शन आपका सत्र न्यायालय के विचारण में 227 है। डिस्चार्ज आपका आरोप के निर्माण के पहले होता है कि बाद में। पहले किन आपका विचारणों में डिस्चार्ज का प्रावधान है, केवल 2 विचारण में सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का उन्मोचन का प्रावधान किन विचारणों में है, जिनमें आरोप का लिखित में होना क्या है, आवश्यक। उन्मोचन दोष सिद्धि भी नहीं है, यानी कि कन्विक्शन भी नहीं है। एक्यूटल यानी कि दोष मुक्ति भी नहीं है। ये निर्णय भी नहीं है, ये एक प्रकार का आदेश है। कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। पर्याप्त आधार न होने के कारण पुनः मुकदमा, जैसे ही पर्याप्त साक्ष्य मिले, क्या पुनः मुकदमा बताया गया था चल सकता है कि नहीं चल सकता है। अगर 227 में डिस्चार्ज नहीं किया, कोर्ट ऑफ सेशन को लगा कि आधार पर्याप्त है, तो वह पहला नियम यह है कि अगर वह देखता है कि ये मामला मेरे द्वारा नहीं मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, तो आरोप का लिखित में निर्माण कर सकता है, करे न करे, कर सकता है, और करके उस मामले को पुनः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है, और ये लोग अपना विचारण करेंगे। और जब ये सत्र न्यायालय, यही टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा एक, जब कोर्ट ऑफ सेशन आरोप का निर्माण करके और विचारण के लिए अगर आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को लौटाता है, तो उस मामले में
जो प्रक्रिया विचारण की अपनाई जाएगी वह पुलिस रिपोर्ट पर दायर वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भले मुकदमा या भले काग्निजेंस या संज्ञान परिवाद पर लिया गया हो या पुलिस रिपोर्ट पर या स्वयं के ज्ञान पर, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये कब, जब कोर्ट ऑफ सेशन आरोप विरचित करे और विरचित करके किसको मामला सौंप दे ट्रायल के लिए, किसको सौंप सकता है, या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि नहीं ये मामला तो हमारे द्वारा ही ट्रायल योग्य है, तो स्वयं अब लिखित में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का विरचन करेगा। तो लिखित में होगा कि मौखिक, लिखित किस धारा में होगा। 228 में उत्तराखंड पूछा था कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में किस सेक्शन के तहत आरोप का निर्माण किया जाता है, दोषारोपण का निर्माण किया जाता है। तो 228 मारकर आइएगा। लिखित में होगा कि मौखिक होगा, लिखित में होगा। और खूब बताया भी गया था आरोप से जोड़कर, जब आरोप का निर्माण हो गया तो वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, फिर समझाया जाएगा और फिर अभियुक्त से पूछेगा न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन, कि क्या तुम इन आरोपों को स्वीकार करते हो कि विचारण की मांग करते हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम इन अपराधों को किए हो जिन अपराधों का इल्जाम हमने आरोप में लगाया, या आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए, यानी कि तुम विचारण की मांग करते हो, बताओ। यहाँ अभियुक्त आपका क्या क्या कर सकता है। अब अगली धारा आइए, यही आपका मैंने बताना है। धारा 229 आ जाइए। उन 229 भी पूछी जाती हैं। 229 में है प्ली ऑफ गिल्टी, यानी कि आपका देखिए कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने का अभिवचन। दोषी होने का अभिवचन, दोषी होने का अभिवचन का मतलब ये हुआ कि जब सत्र न्यायालय आरोप पढ़कर सुना दिया, अभियुक्त से ये पूछा कि क्या तुम ये अपराध किए हो जिसका हमने इल्जाम लगाया है, और अभियुक्त सत्र न्यायालय में अपना दोष स्वीकार कर लेता है कि हाँ हजूर, इन अपराधों को मैंने ही किया है, तब अब क्या होगा। इसके लिए सेक्शन 229 बनी है। तो दोषी होने के अभिभाग पर न्यायालय स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर, पहले भूमिका देखे तब बैरक तोड़ेंगे, दोष सिद्ध कर सकता है, अभियुक्त को कन्विक्ट कर सकता है। फिर याद रखिए, इसके लिए एक सिद्धांत पढ़िएगा प्ली बार्गेनिंग का, और एक सेक्शन जोड़िएगा 375। तो जब भी 229 पढ़िए, आपको फिर मैं सतर्क कर रहा हूँ, एक सेक्शन जरूर कोरिलेट करके पढ़िएगा, और वह सेक्शन है आपका, कह सकते हैं कि 375, 375। अभी हम बताएंगे, पहले 229 हो जाए क्योंकि एक ट्रायल बहुत अच्छे से बताना है। दूसरा आपका पढ़ना है प्ली बार्गेनिंग, अभिवाक सौदेबाजी कहिए, अभिवचन का संपड़न कहिए। तो दोनों सिद्धांतों को हल्का हल्का बताया जाए। पहले प्ली बार्गेनिंग समझ लीजिए भाई। प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये हुआ अभिवाक सौदेबाजी, यानी कि सौदेबाजी किया जाता है, बार्गेनिंग किया जाता है। जैसे कल एक उदाहरण पिछले लेक्चर में बताया गया था, एक लड़का है, वह जीन्स खरीदने गया, दुकानदार ने 1500 दाम बोला, तो लड़का बार्गेनिंग किया कि अगर ये जीन्स हमें 1000 में आप दे देंगे तो मैं खरीद लूँगा। इसी को सौदेबाजी या बार्गेनिंग कहते हैं। तो यही बार्गेनिंग अब कानून में लागू करिए,
यदि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर ले कि मैं ही अपराध किया और कोर्ट से मांग करे कि हमारी दंड की मात्रा को क्या कर दिया जाए, कम, तो कुछ दशाओं में अब अध्याय 21 ए जुड़ गया है, प्ली बार्गेनिंग मान्य है तो वह दशाएं वहां बताई जाएगी, लेकिन 229 में प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं थी। और अगर अभियुक्त सत्य न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता था और तो दंड की मात्रा कम की मांग करता था, तो वह उसका जो अभिवचन है कोर्ट स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि भले तुम स्वीकार कर लियो अपराध, इस आधार पर दंड की मात्रा में कमी की मांग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दशाओं में अब कर सकता है। वह दशाएं किस चैप्टर से गवर्न होगी? आपका 21 ए। और धारा भी याद रखिए कहाँ से कहाँ तक प्ली बार्गेनिंग है, 265 ए से लेकर 265 एल तक। कहाँ से लिया गया है पूछा जाता है, अमेरिका से। एक बार समित पूछी गई है तो मलीमत समित यानी कि जस्टिस मलीमत समित बताया जाएगा डिटेल में। अब आइए पहले आपका 229 देखा जाए, बेयर एक्ट की भाषा, और उसमें टेक्निकल एक दो चीज़ें हैं, तब तुरंत आपका 375 हमें पढ़ना है। इसी के साथ देखिए भाई, आपका यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिवाक को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्धि करेगा कि कर सकेगा। आप लोग खुद बताइए, बार बार ये शब्द बताया जा रहा है। अगर बेयर एक्ट में कर सकेगा रहे, में रहे, तो यानी कि बाध्यकारी है कि वह कार्य करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, विवेका, चाहे तो करे और चाहे तो न करे। तो आइए अब देखिए 229 भाई अच्छे से। यदि ए अभियुक्त हैं, इस पर इल्जाम लगाया गया, 228 के तहत पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया, पूछ लिया गया, और ए अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, तो ए जो स्वीकार करता है उस स्वीकृति को, उस अभिवाक को, उस अपराध की स्वीकृति को सत्य न्यायालय क्या करेगा? लिखेगा। लिखना बाध्यकारी है। और सत्य न्यायालय अगर चाहें तो अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के आधार पर अपने स्वविवेकानुसार उसे दोष सिद्धि कर सकेगा। कर सकेगा का मतलब कि भले ए अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो, कोर्ट ऑफ सेशन बाध्य नहीं है कि उसको सजा दे। सजा दे भी सकता है और सजा नहीं भी। अगर सजा दे देता है तो बीच की धाराएं सब गायब हो जाएगी और 334 आ जाएगा, 300 नहीं 234 डायरेक्ट आ जाएगा। अब दंड के प्रश्न पर बहस होगी क्योंकि दोष सिद्ध न्यायालय ने कर दिया है। और अगर दोष सिद्ध न्यायालय स्वीकार के बावजूद भी नहीं करता तो क्यों ऐसा बनाया गया है कि नहीं भी कर सकता? इस पर तर्क वितर्क किया जाता है। भाई एक तो मानवाधिकार का युग है, दूसरा ये हो सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य ज़्यादा न हो, अभियुक्त किसी मजबूरी में, किसी के धमकीवश या किसी मित्र को या घर वालों को बचाने के लिए दूसरे का दोष अपने ऊपर ले लिया हो। जैसे फिल्मों में ज़्यादा होता है, आपका हत्या कोई और किया, कोई घर का सदस्य जाता है, कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं अपने ऊपर इस हत्या का इल्ज़ाम ले लूँगा और कहाँ चला जाऊँगा? जेल। तुम घर के खाते पीते आदमी हो, तुम रहोगे तभी तो परिवार चलेगा। तो वर्तमान समय में आपका मैं बता दूं,
जो घर का खाता पीता या थोड़ा तेज तर्रार व्यक्ति है उसी को लोग फर्जी फंसा दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप घटनास्थल पर नहीं थे और विपक्षी देख रहा है कि ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ गया तो इसका परिवार मजबूत हो जाएगा, तो उसका नाम क्या कर रहे हैं, एफआईआर में डाल दे रहे हैं, भले वह घटनास्थल पर मौजूद न हो। ये ज़्यादातर एफआईआर आपका जो लाज हो रहे हैं ये इस नियम के आधार पर ही हो रहे हैं कि जो परिवार का सक्रिय सदस्य हैं उसको जेल भेजवा दिया जाए, तो ये खुद ही लोग विपक्षी क्या पड़ जाएंगे, कमजोर। तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए, अब समस्या ये आई कि अगर अभियुक्त अपना अपराध एक्सेप्ट यहाँ कर लिया और एक्सेप्ट करने के आधार पर उसे कन्विक्ट या दोष सिद्ध कर दिया गया, तो ऐसी दशा में अब अपील पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो अपील का आधार व्यापक था वह सीमित हो जाएगा, क्योंकि अभियुक्त के स्वीकार करने पर ही उसे दंड दिया गया है। तो यहाँ 375 फिर याद रखिए, अगर हाई कोर्ट में स्वीकार करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील होगी कि नहीं, नहीं होगी। और अगर निचले न्यायालय में करता है तो अपील हो सामान्यतः अपील नहीं होगी। देखिए अब यहीं फंसाता है। 2 पॉइंट याद रखिए, दंड के परिणाम और दंड की वैधता के सिवाय प्ली ऑफ गिल्टी के मामले में कोई अपील नहीं होगी। यानी कि जो अपील का आधार था वह सीमित हो गया, नैरो हो गया। झारखंड ने ये क्वेश्चन बनाया, 4 ऑप्शन बनाया, इतना उलझा दिया था, मैं देख रहा था ऑप्शन में। ये सही बात है कि नए लड़के इस कॉन्सेप्ट को पकड़ ही नहीं पाएंगे। भाई पुराने लोग भी एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा था, बार बार उसको पढ़ रहे थे। तो मैं फिर बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आसान लगे तो भाई ये नहीं कि एक ऑप्शन दिख जाए तो मार दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई लगता है आसान तो चारों ऑप्शन एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी गलती करके आ जाते हैं, उन्हें लगता है पहला सही है लेकिन दूसरा सही रहता है, एक शब्द पहले में छोड़ा रहेगा और दूसरे में क्या करेगा, जोड़ देगा। तो भाई सतर्क रहिएगा। जैसे कि आपका देखिए, मैं भी इस पर ऑप्शन बना रहा हूँ 375 पर एक। भाई अगर कोई अभियुक्त प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर कन्विक्ट या दोष सिद्ध हुआ है तो वह अपील कर सकेगा। पहला, सभी आधारों पर। दूसरा, अपील कर ही नहीं सकेगा। तीसरा, अपील माने तीसरा आपका दे देगा दंड की वैलिडिटी और दंड के परिणाम के सिवाय अन्य आधारों पर अपील नहीं कर सकेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा आपका कौन सा, तीसरा, कि दंड की वैधता और परिणाम के आधार पर कन्विक्शन को चैलेंज कर सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। ये टेढ़ा मॉडल रहा। सीधा मॉडल ये बन सकता है कि अगर प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर कन्विक्ट कर दिया गया है तो किन आधारों पर अपील हो सकेगी, दंड के परिणाम, दंड की वैधता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। ये सीधा क्वेश्चन आया। तो भाई मॉडल घुमा सकता है, सिवाय दे तो दो के सिवाय। अब एक ऑप्शन में दे देगा दंड की वैधता के सिवाय, एक ऑप्शन में दे देगा दंड के परिणाम के सिवाय, तीसरा ऑप्शन दे देगा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मारना है, इसीलिए पहला ऑप्शन बस दंड की वैधता दिखे तो लोग मार दिए, लेकिन एक शब्द और देखना है, कौन सा, परिणाम। इसका एक उदाहरण देखा जाए। वैधता का मतलब ये हुआ कि अभियुक्त ये कह सकता है कि जिस न्यायालय ने मुझे दंड दिया है उस न्यायालय को
ये दंड देने की शक्ति या पावर नहीं था। परिणाम का मतलब ये हुआ कि हजूर हमें इस मामले में अधिक दंड दे दिया गया है, हमारी दंड की मात्रा क्या करिए कम, और कोई आधार अपील का नहीं है। मैं बता दूं, केवल कितना आधार मिलेगा? 2। लेकिन ये कब? जब प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर उसे क्या किया जाए? कन्विक्ट। भाई गलत न हो, काफी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। भाई ये 230 आ जाइए, 230। देखिए भाई ये भी महत्वपूर्ण है। अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। अब समझिए थोड़ा। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है तो लिस्ट बना लिया जाए। आपका 230 तारीख दी जाएगी। किसके लिए तारीख दी जाएगी? प्रोसिक्यूशन के लिए, कि अब साक्ष्य लाइए और अभियुक्त के दोष को साबित करिए। तो एविडेंस की तमाम धाराएं यहाँ आपका शुरू हो जाएंगी और उन धाराओं को हम अभी कोरिलेट करेंगे, लेकिन बेयर एक्ट पहले तोड़ लिया जाए। 230 में आपका क्या क्या दिया गया है, देखिए अच्छे से भाई। 230 में यदि अभियुक्त अभिवचन करने से डिनाई करता है, यानी कि अपना अपराध स्वीकार करता है कि इनकार कर देता है? इनकार। आइए आगे देखा जाए। या अभिवचन नहीं करता। अभिवचन नहीं करता इसका मतलब कि मौन रह जाता है, साइलेंट रह गया। अभियुक्त क्या रह गया? साइलेंट रह जाता है। या विचारण किए जाने का दावा करता है, यानी कि सत्य न्यायालय से ये मांग करता है कि हमारा क्या किया जाए? ट्रायल। या 229 के तहत वह अपना अपराध तो स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार करने के बावजूद भी क्या उसे दोष सिद्ध किया गया है कि नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। फिर 4 पॉइंट याद रखिएगा आपका। फिर एक बार आप 4 पॉइंट याद रखिए। फिर एक बार देखिए। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से डिनाई करता है तो डिनाई करवाइए। यानी कि आपका 228 के तहत सत्य न्यायालय ने चार्ज लगाया, चार्ज को पढ़कर सुनाया, समझाया और अभियुक्त से पूछा कि जो ये आरोप में हमने अपराध की धाराएं बताई हैं, क्या इन धाराओं के तहत आने वाला अपराध तुमने किया है? और अभियुक्त क्या कहता है कि नहीं हजूर, मैं ये अपराध। तो ज़्यादातर अपराधी या अभियुक्त क्या करते हैं? अभियुक्त इनकार ही करते हैं। या न्यायालय ने पूछा और अभियुक्त क्या रह गया? मौन। तो यहाँ आपका सिविल मामला जोड़कर पढ़ना है। अगर क्रिमिनल मामलों में अभियुक्त यहाँ मौन रह जाता है तो ये माना जाएगा कि वह डिनाई कर दिया है, यानी कि अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार किया है। स्वीकार न करा दीजिएगा, यानी कि मौन रह गया तो क्या माना जाएगा? इनकार। इनकार ही माना जाएगा। मौन क्या यहाँ माना जाएगा? इनकार। या विचारण की मांग करता है, अर्थात ये कहता है कि हजूर हमारा आगे ट्रायल किया जाए, हम मानेंगे नहीं, हमने ये अपराध नहीं किया। या अपना अपराध तो स्वीकार किया। तो फिर 229 पर आइए। आपका 229 ये थी कि न्यायालय स्वीकार करने के बावजूद भी चाहें तो सजा न दे, यानी कि अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार किया और न्यायालय ने कोई सजा नहीं दी तो धारा 230 लागू होगी। अब किसको? अब धारा 230 अब क्या होगी? अप्लाई। देखिए आगे भाई, इसमें दोष सिद्ध नहीं किया जाता 229 के तहत तो न्यायाधीश माने सत्य न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका
जारी कर सकता है। यानी कि इसका मतलब कि अभियोजन या प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस अब दे और डेट फिक्स कर दी गई कि इस तारीख को अभियोजन अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे। अगर प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि मांग करता है कि हजूर इस व्यक्ति को गवाह के रूप में आप बुलाइए या इस व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप समन करिए कि यह व्यक्ति डॉक्यूमेंट या दस्तावेज लेकर क्या करे आए, तो भाई उसके लिए भी समन जारी किया जाए आदेश का। तो बताइए, अब अभियोजन के गवाहों को तलब करना, अभियोजन की ओर से जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे उसके लिए किसी व्यक्ति को समन करना, तो तुरंत एविडेंस की सीआरपीसी की तमाम धाराएं पहले दिमाग में बैठाइए। तमाम धाराएं यहाँ ऐड होंगी, एक नहीं, मैं फिर कंसेप्ट एक बना रहा हूँ। पहले तो यहाँ जो आपको देखना है, एविडेंस की धारा 101 से लेकर 114 ए तक, बर्डन ऑफ प्रूफ देखना है, सबूत का भार देखना है। तो बताइए, आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किस पर होता है? अभियोजन पर कि अभियुक्त पर कि दोनों पर? अभियोजन पर। अभियोजन का ये आईपीसी में भी मैं बताया था, जब अभियुक्त न्यायालय में लाया जाता है, पेश किया जाता है, तो न्यायालय ये मानकर चलता है कि यह इनोसेंस है, यानी कि यह अपराध नहीं किया है। अभियोजन का ये कर्तव्य है कि वह युक्त युक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को साबित करे। इसके लिए सबूत का भार एविडेंस की धारा 101 में किस पर होगा? अभियोजन पर। इसीलिए पहले अभियोजन को मौका दिया गया कि अभियोजन के लिए साक्ष्य की तारीख डाली गई और हुआ कि जो जो आपके पास गवाह है, जो जो भी गवाह है, आप कहिए हम उनको समन जारी करें और आप क्या करिए, उन्हें बुलाया जाए। यहाँ आपका दो धाराएं सीआरपीसी का और देखिएगा। एक धारा देखिएगा 311, मैं बता रहा हूँ 311, और दूसरी धारा 319। अब समय आ गया है कि इन दो धाराओं को हल्का हल्का बताया जाए। फिर एक बार देखिए, यदि अभियोजन या अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में नामित नहीं किया है और कोर्ट को लगता है कि यह व्यक्ति कुछ न मामले में कुछ जानता है, इसकी गवाही मामले पर प्रभाव डाल सकती है, तो कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, कोर्ट को ये पावर है कि स्वतः आवश्यक साक्षी को, यानी कि आपका ऐसे साक्षी को तलब कर ले। तो आवश्यक साक्षी को प्रस्तुत करा सकता है कि नहीं न्यायालय? करा सकता है। किस सेक्शन में? सीआरपीसी 311। अब आइए दूसरा नियम, अगर कोई व्यक्ति अपराध में शामिल था, न तो उसका परिवाद में नाम था, न एफआईआर में कहीं नाम नहीं था, उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी नहीं गई, उसके खिलाफ संज्ञान भी नहीं लिया गया, लेकिन न्यायालय ये देखता है कि एक अन्य व्यक्ति है जिसके खिलाफ एविडेंस हमारे यहाँ क्या हुआ है, आया है, तो न्यायालय भले उसके खिलाफ एफआईआर न हुआ हो, इनहेरेंट पावर है कोर्ट को कि ऐसे अभियुक्त को बीच में ही क्या कर ले, तलब कर ले और ऐसे अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दे। तो अब बताइए, क्या पुनः एफआईआर होगा, संज्ञान लिया जाएगा, सुपुर्दगी होगी? नहीं, डायरेक्ट आरोप का निर्माण करके और 228 सीआरपीसी से कार्रवाई क्या होगी, शुरू। तो कहाँ से कार्रवाई ऐसे अभियुक्त के खिलाफ चलेगी? 228 आरोप के निर्माण से। अगला आइए, जैसे ही आप पढ़िए कि आपका गवाहों को बुलाया गया,
तो आपका गवाहों को बुलाना है, तो ऐसी दशा में आपको तमाम नियम जानने हैं। जब गवाह बुलाए जाते हैं तो सामान्यतः समन जारी होता है, कॉल लेटर, और नहीं आते तो गिरफ्तारी का वारंट। अब गवाह जब आ ही गए या दस्तावेज लेकर कोई व्यक्ति प्रस्तुत हो गया तो आपका गवाहों की परीक्षा देखी जाए। परीक्षा आई है, फिर एविडेंस में जाना पड़ेगा। तो परीक्षा या एग्जामिनेशन की परिभाषा आपका एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में है? 137। और परीक्षा का क्रम कहाँ है? 138। ये हर एक विचारण में चलेगा। यानी कि साक्ष्य अधिनियम आपको पढ़ना ही होगा, कम से कम 2 धाराएं तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो बताइए परीक्षा की परिभाषा कहाँ दी गई है? 137। और सीरियल नंबर कहाँ दिया गया है? 138। तो बना लिया जाए। ए अभियोजन है और बी अभियुक्त है। ए अभियोजन है, बी अभियुक्त हैं। 230 सीआरपीसी में किसके लिए तारीख डाली गई? ए के लिए। और कहा गया कि आपके पास जितने दस्तावेज हैं, जितने गवाह हैं, जितने मैटर हैं, आप लाइए और अभियुक्त के दोष को क्या करिए? साबित। अभियोजन ने अपनी ओर से एक गवाह पेश किया सी, यानी कि आपका तो सबसे पहले नियम देखिए, गवाह का नाम लिखा जाएगा, फिर उसका पता लिखा जाएगा, एज लिखी जाएगी, धर्म लिखा जाएगा, पिता का नाम लिखा जाएगा, धर्म लिखा जाएगा, इसलिए कि धर्म के अनुसार उसे शपथ न्यायालय में दिलवाई जा सके। पूरा लिख लिया गया। फिर लिखा जाएगा कि किस पक्षकार ने इस गवाह को बुलाया है। तो किसने बुलाया है? अभियोजन ने। क्योंकि परीक्षा का क्रम उसी तरीके से चलेगा कि कौन बुलाया है। तो आपका परीक्षा इनकी होगी। पहली परीक्षा जो बुलाया है उसको अधिकार है, वह मुख्य परीक्षा कही जाती है। एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि अभियोजन चाहेगा कि जो गवाह सी प्रस्तुत किया है हमारी तरफ से, ये घटना के बारे में सब कुछ सही सही बता दे कि न बताए, बता दे, कहानी के रूप में क्या उसने देखा, क्या किया। ठीक। तो पहले कौन सी परीक्षा होगी बताइए? मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगी। किसके द्वारा होगी? जो गवाह को बुलाया है कि विपक्षी द्वारा? हाँ, याद रखिए, पहली परीक्षा कौन? मुख्य परीक्षा। अब आइए, इसके बाद विपक्षी परीक्षा करेगा इसकी, और वह आपका जिरह कहलाता है। जिरह यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा। तो बताइए प्रति परीक्षा क्रम में कौन सी परीक्षा है? दूसरी। कौन करता है? जो गवाह को बुलाया था कि विपक्षी? हाँ, कौन सी क्रम में कौन सी परीक्षा है? तो सत्य बोल रहा है गवाह की झूठ बोल रहा है, इसको निकाला जाएगा जिरह के दौरान, आगे बताया जाएगा। फिर आ जाइए ए पर। जो पक्षकार गवाह को बुलाया था पहले, जो तीसरी परीक्षा होगी री एग्जामिनेशन, यानी कि पुनः परीक्षा। तो बताइए क्रम में तीसरी परीक्षा कौन है? पुनः परीक्षा। कौन करता है? जो गवाह को पहले क्या रहता है? बुलाया। और फिर विपक्षी करेगा एक परीक्षा, आपका वह अतिरिक्त प्रति परीक्षा, फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन या अतिरिक्त प्रत परीक्षा। तो बताइए अतिरिक्त प्रत परीक्षा कौन करता है? जो गवाह को बुलाया है कि विपक्षी? विपक्ष। तो दो परीक्षाएं वह कहाँ क्रम बनाने के लिए आता है भाई, क्रम याद रखिए। अब ये नहीं कि आगे पहला परीक्षा कौन? मुख्य परीक्षा, दूसरा प्रत परीक्षा, तीसरा पुनः, और चौथा अतिरिक्त। जो गवाह को बुलाया है वह गवाह से कौन सा एग्जामिनेशन करता है? दो। कौन कौन? मुख्य परीक्षा और कौन सी? पुनः परीक्षा।
विपक्षी द्वारा कौन सी परीक्षा की गई, प्रति परीक्षा यानी कि 0, और कौन सी, अतिरिक्त। ये तो कम से कम याद रखिए। यानी कि गवाहों की परीक्षा होगी और आपका गवाह जब पेश हो गए तो परीक्षा करने का, अब परीक्षा में टूटते हैं गवाह के जुटते हैं, ये कल बताया जाएगा, कल खत्म होगा भाई आपका। अब 2-4 धाराएं बची हैं, क्योंकि कोरिलेशन ज़्यादा हो रहा है इसलिए भाई समय लग रहा है, नहीं तो हम भी बिना एविडेंस के पढ़ा देते और सीधे निकल जाता। लेकिन ज़रूरी ये है कि जब गवाह पेश किया, अभी 1-2 बचा है, कि आपका दस्तावेज पेश करने के लिए गवाह बुलाया गया तो उसकी परीक्षा होगी कि नहीं, नहीं होगी, ये कल हम बताएंगे। कल आपका ये चलेगा भाई आगे, क्योंकि कोरिलेट करके एक ट्रायल पढ़िए, भले 2 दिन लग जाए और